नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इन फाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर की क्लास होने वाली है आज, जिसमें हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग की साइकेट्रिक, जिसमें हम यूनिट नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 6 तक हो चुकी थी आपके, सिजोफ्रेनिया लास्ट यूनिट थी। आज हम बात करेंगे मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर के नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। टोटल पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो फिर इसके बाद में आपका केवल एक चैप्टर बचेगा, यूनिट नंबर 8। ठीक है, फिर 5th सेमेस्टर तो कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगली सेमेस्टर 6th सेमेस्टर की हम मेंटल हेल्थ स्टार्ट करेंगे। पीडियाट्रिक्स कंप्लीट हो चुकी है आपके, वन शॉट रहेगी ये क्लास आज की। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। पहले हम देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में वही आपका प्रेवलेंस इंसिडेंस हो गया, मूड डिसऑर्डर जिसमें हम मेनिया डिप्रेशन ये बात करेंगे, इनकी इटियोलॉजी हो गई, डायग्नोस्टिक हो गया, ठीक है, ये नर्सिंग असेसमेंट हो गया, ट्रीटमेंट, और ये कुछ स्पेशल पॉपुलेशन कोऑर्डिनेशन हो गया, कंसिडरेशन हो गया, सॉरी। अब इसमें एक बात बता दें आपको कि जो ये वाला पॉइंट है ये हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी में सेम है। ये भी सेम है और ये दो पॉइंट भी सेम ही है ऑलमोस्ट सभी में, लेकिन फिर भी हम ये पॉइंट तो नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था, वही आप इसमें लिख के आ सकते हो। और वैसे एग्जाम में ये आता भी नहीं है। एग्जाम में आपके जो पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। सपोज आपको दे दिया कि मूड डिसऑर्डर क्या होता है, कंप्लीट ओवरऑल सारी चीज़ें लिखो, उसको उसके टाइप लिखेंगे, ठीक है, इटियोलॉजी लिखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक, मैनेजमेंट, सारी चीज़ें लिखनी है हमें। या फिर दे दिया डिप्रेशन दे दिया, फिर दे दिया मेनिया दे दिया, ठीक है। तो डिप्रेशन को अलग पढ़ेंगे, मेनिया को अलग पढ़ेंगे। डिप्रेशन की वही क्यों होता है, क्या कारण है, क्यों, किससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मैनेजमेंट क्या है, डिप्रेशन का सेपरेट पढ़ेंगे, मेनिया का सेपरेट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर होता क्या है? मूड डिसऑर्डर्स आर साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन विच प्राइमरी डिस्टर्बेंस इज इन मूड। मतलब कि मूड के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाए। क्या होता है मूड डिसऑर्डर एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसमें प्राइमरी डिस्टर्बेंस इज इन मूड। मूड के अंदर क्या हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए। मूड से क्या समझते हो आप? मूड में आता है डिप्रेशन और मेनिया, इन दोनों में क्या हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, तो वो होता है मूड डिसऑर्डर। दे आर अफेक्टेड, मूड डिसऑर्डर्स आर अफेक्टेड थॉट, बिहेवियर, स्लीप, एपिटाइट एंड फंक्शनिंग। देखो अब आप खुद सोचो, आप कभी डिप्रेशन में जाते हो, आप डिप्रेशन में जाते हो, डिप्रेशन का मतलब कोई स्ट्रेस वगैरह लेते हो, टेंशन वगैरह लेते हो, तो एक तरीके का वो क्या है, मूड डिसऑर्डर है। डिप्रेशन है मतलब कि लो, थोड़ा कम टाइप का डिप्रेशन है। इसमें होता क्या है, आपके थॉट्स अफेक्ट होते हैं, आपको अलग अलग क्या आता है, विचार आते हैं, अलग अलग आपको आइडियाज आते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में चला जाए तो उसको यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। तो इससे क्या हुई, थॉट अफेक्ट हुई। दूसरा बिहेवियर, क्या होगा, बिहेवियर अफेक्ट होगा। बिहेवियर कैसे अफेक्ट होगा, अगर एग्रेसिव हो जाएगा कोई, तो एग्रेसिव हो जाएगा कोई, बिल्कुल शांत रहेगा, उसके किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी से बोलना ना कुछ करना, ठीक है। स्लिप, नींद उसकी अफेक्ट होगी, नींद नहीं आएगी उसको, क्यों, क्योंकि वो सोचता रहेगा बार बार। एपिटाइट, उसको भूख कम लगेगी, ठीक है। फंक्शनिंग है, और जो भी नॉर्मल फंक्शन वगैरह है वो सब उसके अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मेनिया में भी सेम कंडीशन होती है आपके। तो आगे अपन चलते हैं, प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस की बात करते हैं, मतलब कि कितना परसेंट है वो अफेक्टेड है। डिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर वर्ल्ड वाइड। कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होने वाला मेंटल डिसऑर्डर कौन सा है? डिप्रेशन है। नोट डाल लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए कि सबसे ज्यादा होने वाला डिसऑर्डर कौन सा है, मेंटल डिसऑर्डर कौन सा है? डिप्रेशन है, मोस्ट कॉमन, जिसमें ज़्यादातर वुमेन अफेक्टेड रहती है। फीमेल ज़्यादा अफेक्ट रहेगी कंपेयर मेल से, डिप्रेशन की बात चल रही है। लेकिन कुछ डाटा आपको बताएंगे कि फीमेल इक्वल मेल, ठीक है, कुछ किताबों में अलग है, कुछ में अलग है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स अफेक्ट बोथ जेंडर इक्वली। बाइपोलर में क्या आता है, अभी हम देखेंगे यूनिपोलर अफेक्ट, यूनिपोलर और बाइपोलर। बाइपोलर में आता है मेनिया एंड डिप्रेशन, और यूनिपोलर में आता है ओनली डिप्रेशन। तो बाइपोलर जो डिसऑर्डर है उसमें दोनों जेंडर इक्वली अफेक्टेड रहते हैं। कॉमन इन एडोलसेंट, अडल्ट एंड एल्डरली। किन किन में कॉमन है ये? क्यों? क्योंकि सर हमने देखा था कि 20 से 40 की एज है, इसी में ज़्यादातर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं। सुसाइड रिस्क इज हाई इन सीवियर डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बात हमने कर ही ली कि कभी कभी अगर सीवियर हो तो सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं, ठीक है सर। आगे चलते हैं, हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। किसका टाइप से ये टाइप है सर, सॉरी, मूड डिसऑर्डर का। किसका है टाइप ये? तो ये है सर मूड डिसऑर्डर के टाइप है, इनके बारे में बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ICD-11, ICD-11 लेटेस्ट है, ICD-11 की बात कर रहे हैं अपन। ICD-11 के अकॉर्डिंग मेंटल डिसऑर्डर में जो मूड डिसऑर्डर है उसको हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज यूनिपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड सेकेंड इज बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर।
जो फर्स्ट है, जो हमारा फर्स्ट है, इसको हम नाम देते हैं यूएडी बोल देते हैं हम इसको, और इसको बीएडी बोल देते हैं, ठीक है। यूनिपोलर एंड बाइपोलर। यूनिपोलर में आता है केवल डिप्रेशन, यूनिपोलर में क्या आएगा, यूनिपोलर में ओनली आता है डिप्रेशन, जबकि बाइपोलर में क्या आएगा, मेनिया एंड डिप्रेशन, ठीक है। जैसे ये कोई ये आपको कोई किसी पेशेंट की कंडीशन देती, अब ये क्या है, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया मेनिया, ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया मेनिया, ये नॉर्मल, और ये हो गया डिप्रेशन। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, ये होगी सर बीएडी की, ठीक है। जबकि अगर क्या हो, ये हो केवल, क्या हो, अगर केवल यही हो, ठीक है, तो ये कौन सी होगी कंडीशन, ये होगी सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे हो गया डिप्रेशन, इसको फिर नॉर्मल, फिर डिप्रेशन, नॉर्मल, तो ये किसकी कंडीशन होगी, ये होगी डिप्रेशन की। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है सर यूनिपोलर में आता है केवल डिप्रेशन, और बाइपोलर में आता है मेनिया एंड डिप्रेशन। अब दोनों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे, डिप्रेशन को और मेनिया को। फर्स्ट अपन देखते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन की हम बात करते हैं, डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन इज ए मूड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय persistent sadness, loss of interest, and reduced energy lasting for at least 2 weeks, affecting daily functioning, ठीक है। तो डिप्रेशन क्या होता है सर, डिप्रेशन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, परसिस्टेंट सैडनेस है, वो परसिस्टेंट सैडनेस है। अब कितने दिन तक सैडनेस है सर वो, तो लास्ट दे रखा है आपको एटलीस्ट 14 दिन तक तो कम से कम उसको होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि एक दिन है, दूसरे दिन ठीक हो गया, तीसरे दिन वापस डिप्रेशन में गया, तो वो डिप्रेशन नहीं होगा। persistent sadness, loss of interest and reduced energy फॉर एटलीस्ट 2 वीक, अफेक्टिंग डेली फंक्शन, जिससे उसके जो डेली के फंक्शन है वो अफेक्ट हो। कितने दिन तक, ICD-11 बोलता है, ये ICD-11 के अकॉर्डिंग 2 वीक तक उसको क्या रहना चाहिए, ये सारी कंडीशन हो, तो वो कहलाएगा डिप्रेशन के अंदर। अब एक और नाम दे रखा है आपका सिलेबस में, कौन सा सर, एक नाम और दे रखा है आपको, डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया क्या होता है, तो डिस्थाइमिया क्या होता है सर, देख लेते हैं ये भी। डिस्थाइमिया है कि इट इज कंटिन्यू एपिसोड ऑफ डिप्रेशन फॉर मोर देन 2 years, 2 साल से ज्यादा तक उसको कंटिन्यू रहे डिप्रेशन, तो वो क्या होगा, डिस्थाइमिया होगा। अब विच माइल्ड इन इंटेंसिटी, और ये नहीं कि वो सीवियर हो, सीवियर होगा तो 2 साल तक तो वो रह ही नहीं सकता पहली बात तो, क्योंकि सीवियर में हमने देखा कि सीवियर डिप्रेशन में उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो माइल्ड इंटेंसिटी में कितना माइल्ड होना चाहिए, 2 साल से ज्यादा तक अगर डिप्रेशन हो तो उसको डिस्थाइमिया बोलते हैं। इसी को एक और नाम देते हैं क्या, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। 2 नाम हो गया, एक तो डिस्थाइमिया हो गया, एक हो गया परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। कब तक, 2 साल से ज्यादा तक अगर किसी को डिप्रेशन में है, और वो डिप्रेशन किस में है, माइल्ड इंटेंसिटी में है, तो वो डिस्थाइमिया कहलाएगा। आगे आता है इटियोलॉजी, कि डिप्रेशन होता क्यों, कारण क्या है डिप्रेशन का। फर्स्ट आता है एज ग्रुप। तो एज ग्रुप देखो, इटियोलॉजी की हम बात करें तो एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, हमें इसका एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा आप बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट होता है रिस्क फैक्टर एज ग्रुप। तो एज ग्रुप में हमने बात कर ली थी, 20 से 40 की एज में ज़्यादातर मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है सर। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक हो सकता है। तीसरा है सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो में किस में ज़्यादा होगा, ये मेल में या फीमेल में, किस में ज़्यादा होगा, बिल्कुल सर, अभी हमने इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस में देखा था कि ये फीमेल में ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके सर, मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं। तो मैरिटल स्टेटस में मैरिड में कॉमन है या फिर अनमेरिड में कॉमन है, किस में देखने को मिलेगा ज़्यादातर, ये इसकी ज़्यादा रिस्क किस में है, तो ज़्यादा रिस्क है सर अनमेरिड में। ये कंडीशन अनमेरिड में ज़्यादा देखने को मिलेगी डिप्रेशन में। क्यों, मैरिज के बाद में तो कम हो जाता है डिप्रेशन, क्यों, क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह मिलता रहता है। IQ लेवल की बात करते हैं तो जिसका IQ लेवल क्या हो, लो हो, उसको डिप्रेशन ज़्यादा होगा। सोशियो इकोनॉमिक है तो वो भी क्या हो, लो या पुअर हो। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बेलेंस, न्यूरोट्रांसमीटर में सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। दोनों का अमाउंट्स क्या है, डिक्रीज देखने को मिलता है। अगला है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सम डिसऑर्डर्स। अगर कोई पेशेंट है ज़्यादा यूज ले रहा है किसका, स्टेरॉइड का, एल्कोहल का, बारबिचुरेट का, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का, तो रिस्क ज़्यादा है उसके डिप्रेशन की, ठीक है। ये हो गई रिस्क फैक्टर की बात। आगे आता है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट आता है, अब कोई अगर डिप्रेशन में है तो उसको उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, लो मूड या फिर सैडनेस ऑफ मूड। दूसरा है लो इंटरेस्ट, उसका किसी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लो एनर्जी लेवल, बिल्कुल सुस्त रहेगा, एनर्जी गायब उसकी। डिक्रीज PMA, PMA मतलब साइकोमोटर एक्टिविटीज डिक्रीज हो जाएगी।
डिक्रीज PMA, डिक्रीज स्पीच और डिक्रीज आइडियाज, पुअरिटी ऑफ आइडियाज, सब डिक्रीज हो जाएगा उसका। डिक्रीज स्लीप एंड एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी। वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस नॉर्मली अगर हम बात करें तो लगभग बात करते हैं 5%, उसकी टोटल बॉडी वेट का 5% उसका वेट लॉस हो जाएगा। सुसाइडल अटेम्प्ट आएंगे। हेलुसिनेशन होगा। हेलुसिनेशन भी कौन सा हेलुसिनेशन होगा सर? ऑडिटरी। ठीक है सर। और डिल्यूजन भी इसमें देखने को मिल सकता है। डिल्यूजन कौन सा देखने को मिलेगा? तो डिल्यूजन देखने को मिलेगा डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, कि मेरा कोई नहीं है। ठीक है भाई, कोई डिप्रेशन में जाता है तो क्या होता है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे से कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे डिल्यूजन उसको देखने को मिलेगा। और हेलुसिनेशन में ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। ऑडिटरी में उसका क्या देखने को मिलेगा? सपोज ऑडिटरी है, ऑडिटरी में उसको आवाज़ें आने लगेगी, जैसे कोई बुला रहा है उसको कि अब बेटा आजा, तू तेरा कोई काम नहीं है अब धरती पर। ठीक है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं ना कि बेटा आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है उसको, कि अब धरती पर तेरा कोई काम नहीं है, मेरे पास आ जा तू। ठीक है, ऐसे हेलुसिनेशन आने लग जाते हैं उसको। डायग्नोस्टिक की बात करते हैं, कैसे हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो वही हमारा फिक्स है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑल इन्वेस्टिगेशन और MSE। MSE वही मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। साइकेट्रिक के पास तो केवल एक ही है, पूछते रहो आधे 1 घंटे तक, जब तक कि उसको पता ना चल जाए कि क्या डिसऑर्डर है। MSE की बात हमने कर ही ली थी। फिर आता है मैनेजमेंट कैसे करें, डिप्रेशन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे सर हम? मैनेजमेंट में हमने पहले देख लिया था कि हमारे पास केवल 3 ही साधन है मैनेजमेंट के, ECT, साइकोफार्मेकोलॉजी और साइकोथेरेपी। तो ECT कर देंगे उसकी अगर नीड हो तो। दूसरा साइकोफार्मेकोलॉजी, साइकोफार्मेकोलॉजी में क्या आता है? SSRI, DOC है इसकी। ठीक है, डिप्रेशन की DOC क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? SSRI है। SSRI की फुल फॉर्म बताए तो SSRI की फुल फॉर्म होती है सर सेरोटोनिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर। रीअपटेक इनहिबिटर। दूसरा हम क्या दे देंगे उसको? दूसरा हमारे पास मैनेजमेंट में साइकोफार्मा में एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक कौन कौन सी होती है? तो हमने पढ़ रखा है एंटीसाइकोटिक। सीपीजेड हो गया, हेलोपेरिडोल हो गया, ओलांजेपाम हो गया, ठीक है, रेस्पेरिन हो गया। तो ये इसकी एंटीसाइकोटिक्स हो गई। दूसरा है सेडेटिव्स। तो सेडेटिव्स में क्या क्या आ सकता है? तो सेडेटिव्स में सर लोराजेपाम आ गया और एल्प्राजोलम आ गया, ये सेडेटिव्स हो गई। अगला है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हम फैमिली थेरेपी देंगे। भाई कोई इंसान है डिप्रेशन में है, वो अकेला बैठा है, उससे अच्छा है कि हम उसको सपोर्ट दें, तो डिप्रेशन वगैरह कम होगा। डिप्रेशन कम होगा मतलब कि उसको फैमिली सपोर्ट देंगे, फैमिली थेरेपी देंगे। मैराइटल थेरेपी में मतलब कि हमने देखा है यहाँ पर मैराइटल स्टेटस में देखा है कि मैरिड में कम चांसेस रहते हैं अनमेरिड से, तो शादी करवा दो उसकी। ठीक है। दूसरा अगला है ग्रुप साइकोथेरेपी। ग्रुप साइकोथेरेपी मतलब कि एक तो अकेला बैठा है, एक बहुत सारे लोग हैं उसके साथ बैठे हैं तो बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका मन मतलब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उस जगह से, जो वो सोच रहा है उससे वो हट रहा है उसका ध्यान। ठीक है, तो ग्रुप साइकोथेरेपी दे देंगे उसको। तो ये होता है इसका मैनेजमेंट। अगला आता है मेनिया। मेनिया क्या होता है सर? तो मेनिया इज ए मूड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली एलिवेटेड एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड, इंक्रीज्ड एनर्जी, ओवर एक्टिविटी लास्टिंग फॉर 1 वीक। लास्टिंग फॉर 1 वीक, एक सप्ताह से अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई है, ओवर एक्टिविटी कर रहा है, वो फालतू की बातें कर रहा है, पर्पजलेस। कौन सी सर? पर्पजलेस काम कर रहा है, एक्टिविटीज, पर्पजलेस एक्टिविटीज, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी से वो इंक्रीज हो गई है, तो वो किस में आएगा? मेनिया में आएगा। उसको लगेगा कि वो गाना था ना, वो कौन सा था, उड़ता ही फिरू, है ना, वो ऐसा उसको फील होगा। ठीक है सर, मूड है उसका एलिवेटेड हो जाएगा। होगा क्यों सर? ये तो वही हमारे पास सेम है, ईटियोलॉजी में पता नहीं है। एज ग्रुप वही 20 से 40 साल हो गया। सेक्स रेशो की बात करते तो हमने पहले बात कर ली कि मेल और फीमेल में इक्वल होता है। मैराइटल स्टेटस की बात करते हैं, तो मैराइटल स्टेटस में किस में देखने को मिलेगा ज़्यादा? ये तो ये भी अनमेरिड में ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर मेरिड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर मेरिट के बाद में तो वो उसका जो काम करना है वही बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब इंक्रीज क्या, कम हो जाएगा उसका। सोशियो इकोनॉमिक है तो सोशियो इकोनॉमिक में यहाँ पे आएगा हाई। पुअर को क्या लगेगा? भाई जिसके पास पैसा ही नहीं है उसको ऐसा थोड़ा लगेगा कि मैं राजा हूँ उसका, सारी चीज़ें मेरे से हो रही है, ऐसा थोड़ा लगेगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको लगेगा ये। न्यूरोट्रांसमीटर की हम बात करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर में नोर एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। दोनों न्यूरोट्रांसमीटर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या
साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो एलिवेशन ऑफ मूड और हाई मूड बता दिया, उसको लगेगा कि उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। तो इंक्रीज पीए में साइकोमोटर एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएगी, उसकी एक्टिवनेस रहेगी, उसको डिस्ट्रक्शन, वो कहीं भी उसको क्या है एक अटेंशन नहीं दे पाएगा, कहीं भी अटेंशन नहीं दे पाएगा, उसका फोकस है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंसंट्रेशन है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उसका। ऑडिटरी हेलुसिनेशन आएगा उसको, ऑडिटरी हेलुसिनेशन आएंगे उसको। डिल्यूजन है, डिल्यूजन में उसको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो डिल्यूजन में उसको देखने को मिलेगा कौन सा डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, ग्रेंडियोसिटी में क्या देखने को मिलेगा उसको, ग्रेंडियोसिटी क्या बताती है कि डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी का मतलब है कि मैं ही किंग हूँ बस, मेरे जैसा कोई नहीं है दुनिया में, सब मेरे नीचे काम करेंगे, मैं इस दुनिया का क्या हूँ, किंग हूँ। तो उसको ऐसा लगेगा जो हूँ मैं ही हूँ, सब मेरे नीचे हैं, ठीक है। डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप या ईट, उसको ना तो सोने की नीड है ना उसको खाने की नीड है। डिमांड मनी फॉर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पैसों की डिमांड करेगा कि मुझे पैसे दो, गाड़ी खरीदनी मुझे, R15 खरीदनी है, अपाची लेनी है, BMW लूंगा मैं, तो वो मनी की क्या करेगा, डिमांड करेगा। और अगर नहीं दे उनको, पेरेंट्स अगर नहीं देंगे तो उसको क्या लगेगा, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, उसको शक रहेगा कि भाई ये मेरे से लड़ाई करना चाहते हैं घर वाले, मेरे को कुछ नहीं मानते, ठीक है। रिस्की डिसीजन, और कोई भी डिसीजन लेगा तो वो क्या होगा, रिस्की डिसीजन लेगा ज़्यादातर। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए उसके। इस डायग्नोसिस में वही हमारे पास सेम, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अगला है हमारे पास क्या, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पे हम वही ECT देंगे, साइको फार्मेकोलॉजी और साइकोथेरेपी। ECT हो गया साइको फार्मेकोलॉजी में मूड स्टेबलाइजर, DOC क्या है इसकी, DOC है मूड स्टेबलाइजर। कोई एक मूड स्टेबलाइजर का नाम बताइए सर। लिथियम, फार्मेकोलॉजी में पढ़ा था हमने, क्या लिथियम, लिथियम हो गया, सोडियम वाल्पोरेट हो गया, ठीक है। ये क्या है, मूड स्टेबलाइजर है। एंटी साइकोटिक, एंटी साइकोटिक वही CPZ हो गया, हेलोपेरिडोल हो गया, ठीक है, ओलाजेपाम हो गया और रेस्पेरिन हो गया, एटसेट्रा और भी है। इसके बाद में साइकोथेरेपी में हम फैमिली थेरेपी देंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे, फॉलो अप एंड कंटिन्यू थेरेपी देंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम जैसे कि उसको बोल सकते हैं कि क्या काम दे उसको, कि सारे मैदान है, पार्क है, इसकी जो घास है वो काटो तुम। क्यों, अगर उसको दे दे कि ये कपड़ा लो और इसको काटो कैंची से, तो अगर वो क्या है, कैंची तो क्या है, उसको किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो कैंची नहीं देंगे, उसको बोलेंगे कि ये काम करो तुम, पूरी मैदान है उसकी घास हटाओ। ये हो गया ऑक्यूपेशनल हो गया। फॉलो अप पे कंटिन्यू केयर, कंटिन्यू थेरेपी, ठीक है। मतलब मेनिया वाले को हम क्या देंगे कि जिससे कि उसकी एनर्जी क्या हो, ज़्यादा लगे, एनर्जी ज़्यादा लगे। जैसे कि अगर उसको हम कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, तो खाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि फिंगर फूड देंगे उसको, फिंगर फूड, फिंगर फूड में क्या आ सकता है, जैसे मटर आ सकता है, ठीक है, मटर को छिलके खाना है, मूंगफली आ सकती है, तो ऐसे काम दो उसको जिसमें उसकी एनर्जी लगे। जेरियाट्रिक कंसिडरेशन, अगला था जेरियाट्रिक कंसिडरेशन, तो इसमें वही डिप्रेशन में अपियर एज मेमोरी प्रॉब्लम्स, हाई रिस्क, हाई सुसाइडल रिस्क होती है, देख लिया हमने। एसोसिएशन विद क्रोनिक इलनेस, ये जो डिसऑर्डर है ये क्रोनिक इलनेस के साथ ज़्यादा होता है। मॉनिटरिंग मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स केयरफुली, जो मेडिसिन देंगे तो उनकी साइड इफेक्ट्स है वो हम केयरफुली मॉनिटर करें, किसमें, जेरियाट्रिक के, जो कि 60 से ज़्यादा की हो। क्यों सर, क्योंकि हमें पता है कि जो जेरियाट्रिक होते हैं इनमें क्रोनिक इलनेस ज़्यादा होती है, हमने पहले पढ़ रखा है। स्पेशल पॉपुलेशन, तो स्पेशल पॉपुलेशन में वही चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के लिए पूरे स्कूल परफॉर्मेंस हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई। पोस्टपार्टम वुमेन की बात करें तो वो मूड स्विंग्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद मूड स्विंग होते हैं, क्यों, क्योंकि हॉर्मोन्स है वो अप्स डाउन चलते रहते हैं उसमें। मेडिकल इल पेशेंट, डिप्रेशन कॉमन इन क्रोनिक डिजीज, सब्सटेंसेस यूजर्स, मूड सिम्टम्स में भी ड्रग रिलेटेड, ड्रग रिलेटेड है ये, भाई कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो वो नुकसान ही देगी। अगला आता है फॉलो अप एंड होम केयर, इंश्योर मेडिकेशन, सारी मेडिसिन प्रॉपरली ले, फैमिली को एजुकेट करेंगे। अर्ली वार्निंग साइंस रिकॉग्नाइजेशन, वार्निंग साइन है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहचानो। स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, रेगुलर साइकेट्रिक फॉलोअप हो गया, रिहेबिलिटेशन थेरेपी हो गई, स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करेंगे हम, डिप्रेशन में है तो कैसे करें, तो वो सभी हम इसका एजुकेट देंगे, एजुकेशन देंगे। अब अगली क्लास से हम ये जो पॉइंट्स है ये भी हम बंद करेंगे, ठीक है, इनका कोई इतना रोल है नहीं, मेन है वो हमने पढ़ लिया। मेन क्या, पूरा सिलेबस देख लिया भाई, ये देख लिया हमने, देख लो आप,
प्रिवलेंस इंसिडेंस देख लिया, मेनिया, डिप्रेशन, इधर से ये डिस्थेमिया देख लिया, इटियोलॉजी वगैरह देख ली। बस एक ये पॉइंट छोड़ा है हमने, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट देख लिया, जेरियाट्रिक देख लिया, फॉलोअप देख लिया। बचा है तो क्या बचा है, केवल ये पॉइंट बच रहा है इसमें। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं, और एक यूनिट और बच रही है, वो भी करा देंगे। मस्त रहे, पढ़ते रहे, सिलेबस आपका टाइम से हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। राधे राधे।